आप देख रहे हैं जी सलाम और मैं हूं इमरान खान। लेकर हाजिर हम आज का मुद्दा। दिल्ली में 2 दिन पहले मस्जिदों के इमामों को लेकर वक्फ बोर्ड के प्रोग्राम में दिल्ली सरकार ने कई वादे किए। केजरीवाल ने खासतौर से बड़े बयान दिए बोर्ड के हवाले से, लेकिन उनके बयान क्या वाकई उनके पिछले 4 साल की सरकार और बोर्ड के कामकाज से मेल खाते हैं, या सिर्फ बोलते बोलते केजरीवाल तमाम बातें बोल गए? क्या है दिल्ली वक्फ के हालात और क्या है बोर्ड को लेकर दिल्ली सरकार के दावों की सच्चाई? तो हिज़्ब मुखालिफ, हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ साथ अब सहाफी भी ये सवाल उठा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि जो जरूरत कदम उठाने की दिल्ली में थी केजरीवाल सरकार को, वो अब महाराष्ट्र में किसी का घर तोड़वाने की वो बात कर रहे हैं। पहले अपना घर देखिए, आपने क्या किया, इस वक्फे में आपने क्या किया। जो अब वादे लेकर आप आए थे, शफाफियत का वादा था, ट्रांसपेरेंसी का वादा था, बेहतर कामों का वादा था, वो कहां है? और आपने अभी यासिर जिलानी साहब को सुना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। उन्होंने बड़े सवाल उठाए कि कुछ कब्रिस्तान तो गायब ही हो गए हैं, उनका अता पता नहीं, ऐसे उन पर कब्जे हुए हैं दिल्ली में वक्फ की इमलाक पर। तो ये बड़े संजीदा सवाल है, इस पर बात करने की जरूरत है। बहुत खास पैनल इस वक्त मेरे साथ तशरीफ फरमा है। आइए मैं उनका तारुफ इस वक्त आपसे करवा दूं। मैंने अपने साथ जोड़ा है मासूम मुरादाबादी को, जो कि सीनियर सहाफी हैं और बहुत अहम अपनी राय रखते हैं। इस तरह के मुद्दों को हम उनसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे इस इशू को लेकर। यासिर जिलानी साहब को भी हमने मदद किया है स्टूडियो में, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, अक्सर मीडिया में आपको नजर आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं और खासतौर से इस मुद्दे को लेकर के बेहद संजीदा हैं। बातें करेंगे, उनसे जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस हद तक इसमें सियासत हो रही है और कैसा इसमें कब्जा हो गया, उसके पीछे की वजूहात को भी समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। शोएब रजा साहब को मैं अपने साथ जोड़ूंगा, जो हमारे रिपोर्टर हैं, थोड़ा मामला उनसे और मैं समझने की कोशिश करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शोएब के पास चलता हूं, फिर उसके बाद हमारे गेस्ट को मैं वक्त दूंगा। शोएब जरा, शोएब आप भी पहले 2 मिनट में मुझे पूरा मामला बेहतर तरीके से समझा दिया। हमने अपनी रिपोर्ट अपने नाज़रीन को दिखाई, लेकिन चूक कहां हुई? जो बातें केजरीवाल सरकार की तरफ से की गई, अब इमामों की तनख्वाह को लेकर के पासा फेंका है, लेकिन इधर बहुत हालात अच्छे नहीं है। देखिए इमरान, एक बड़ी बात हमें समझनी होगी कि जो 2 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ, उसमें जो वादे किए गए हैं केजरीवाल हुकूमत के जरिए, उसके बाद यकीनन ये कोशिश एक सरकार की तरफ से की गई है कि मुसलमानों को लुभाया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इंतखाबात है वो नज़दीक है। लेकिन कई लोग इस तरह के सवाल अब पूछ रहे हैं कि जो पैसा है वो कहाँ से आएगा। हालांकि ये बात भी सच है कि पिछले कुछ दिनों में जब से अमानतुल्लाह खान यहाँ पर चेयरमैन बने हैं, उन्होंने एक तरीके से जो कई ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ है जहाँ से बहुत कम किराया आता था, खुद ये अमानत कहते हैं कि उन्होंने 200 या 300 रुपए जहाँ से आता था, आज वो 20,000 या 40,000 तक भी किराया दे रहे हैं। बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज़ है और वहाँ से किराया वसूलना शुरू हुआ है और तकरीबन 1,70,00,000 के करीब एक महीने की जो आमदनी है वो वक्फ बोर्ड की हुई है। ये बात सही है कि तेजी के साथ, लेकिन सवाल ये है कि आप जब मुसलमानों के दरमियान रहते हैं और सीएम, क्योंकि अगर केजरीवाल की बात करें तो आप महाराष्ट्र या दूसरे सूबे की बात करने लगते हैं कि आप वहाँ होते तो ये तमाम चीज़ें आप कर देते, आप किसी का मकान तुड़वा देते और ये तमाम बातें हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि 4 साल से हुकूमत है, दिल्ली में कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जहाँ से कब्जे हटने चाहिए थे, कोशिश होनी चाहिए थी। ये बात कही जा सकती है कि बीच में तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल तक जो एक तरीके से जो बोर्ड था वो तहलील कर दिया गया था और हमारा दोबारा से चेयरमैन बनकर आए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार आपकी थी, क्या आपने 990 प्रॉपर्टीज का जो मामला है, जो हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे चुका है 2015 में, एसडीएम की जिम्मेदारी है कि उन कब्जों को हटवाए, तो उसमें से 7 या 8 ही कब्जे आप हटवा पाए। आप दूसरे सूबे की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां आपकी हुकूमत है वहां से कितने कब्जे हटाए गए, ये एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए। सवाल ये है कि सिर्फ इंतखाबात के मद्देनजर ही वादे ना हो, बल्कि एक प्रोसेस जो काम का होता है, हुकूमत की जो जिम्मेदारी होती है, उसको लेकर एक कदम उठाया जाए, मुस्बत कदम। ये सवाल पूछे जा रहे हैं सीएम केजरीवाल से भी और दिल्ली वक्फ बोर्ड से भी। आपके पास और भी बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे। सैयद यासिर जिलानी साहब, ये सवाल आपसे है, इल्जाम बड़े आपने लगाए हैं, लेकिन एक तरफ तो ये भी बात कही जा रही है कि अच्छी वसूली हो रही है, वक्फ की जो इमलाक है उसमें इस तौर पर खासतौर से इजाफा हो रहा है कि रेवेन्यू आ रहा है, किराए बेहतर तरीके से आ रहे हैं। फिर आपके जो संजीदा इल्जाम है उनको हम कैसे देखें? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के लोगों की तरफ से और खास करके मुसलमानों का। और देखिए, मैं इस बात में एक बात कहूंगा कि ये कब मामला आया है, जब सामने इलेक्शन है।
इलेक्शन दिल्ली में भी होना है। उनको लगा कि मुसलमानों का वोट इस बार शायद उनकी जो परंपरागत वोट जो दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों की तरफ जाने वाला था, उनको रोकने के लिए ये केजरीवाल की बड़ी खतरनाक चाल है। आप बताइए कि जिस जलसे में ये लोग थे वहां पे मुसलमानों के साथ बैठे थे, मुसलमानों के मुस्तकबिल को लेके कोई बात नहीं हुई। आप महाराष्ट्र में अंबानी साहब के घर को तोड़ने की बात कह रहे थे, तो आप किसको बेवकूफ बना रहे थे? और आप यकीन मानेंगे कि इनसे पूछिए, जो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनके नुमाइंदे जिनको वहां वक्फ बोर्ड का इंचार्ज बना रखा है, उनसे पूछिए कि एक भी कब्रिस्तान क्या इन्होंने छुड़ाया? 600 मस्जिदों का तो पता नहीं है कि दिल्ली में किसके पास है, किनके पास कब्जा है। और हालात इमरान साहब ये है कि पिछले 15 साल से यहां कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली के अंदर, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा मुसलमानों से नजदीक समझते हैं। मुसलमानों के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें लाके सामने रखते हैं उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। और इनके टेन्योर में ये जब पिछली बार इनके जो इस वक्त के रिप्रेजेंटेटिव हैं केजरीवाल के, ओखला के एमएलए, जब ये बने थे तो कुछ नौजवान लोगों को बेवकूफ बना के वक्फ बोर्ड में इन्होंने सैलरी के ऊपर रखा था। उसका कहीं अता पता नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी पे आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ये लोगों को बताइए। आप लोगों को नहीं बताते। आपने एक बहुत बड़ा गोला जो इनका इतिहास रहा है, जिनका मुख्यमंत्री ऐसा हो जो अपने बयान में ये पहले कह चुका है कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, मैं कभी किसी तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वो सब काम उन्होंने बाद में किया जब जो चीज इन्होंने मना किया। लेकिन मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। मेरा सरोकार ये है कि आप झूठ बोलिए, कम से कम मुसलमानों को धोखा मत दीजिए। मुसलमानों के लिए आपके दिल में थोड़ी सी तो कोशिश करें कि नरमियत हो। आप बिल्कुल धोखा देके उनको हाशिए पे ले जाने का काम ना करें। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मासूम मुरादाबादी साहब, क्या वाकई दिल्ली में मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं आपसे एक बात ये बड़ी आजिज़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टियों का एक वतीरा बन गया है कि जब भी इलेक्शन करीब आता है तो वो मुसलमानों को कोई लॉलीपॉप देते हैं। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बची हुई नहीं है। सारी पार्टियां इस हम्माम में एक जैसी हैं। उन्हें लगता है कि मुसलमानों को कोई ऐसी, उनके बारे में कोई ऐसा काम करके हम उनको मुतमईन कर सकते हैं और उनके वोटों पर हाथ साफ कर सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से ऐन कबल ये जो इमामों की तनख्वाहों का मामला सामने आया है और जो बढ़ाई गई हैं, ये इसी किस्म का एक स्टंट है। चूँकि तो इससे मुसलमानों का भला हो जाएगा? देखिए, इससे मुसलमानों का भला मैं नहीं समझता कि होगा। मेरी एक राय ये है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन लोगों ने वक्फ की हैं, उनकी क्या मंशा थी मुझे नहीं मालूम कि ये जो रकम इमामों को दी जाएगी ये कहाँ से दी जाएगी, कि ये वक्फ की जायदादों से हासिल होने वाले किराए से दी जाएगी या गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई अलग से बजट मुख्तस किया है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जिन लोगों ने अपनी जायदादें वक्फ की हैं उनका मंशा क्या था? क्या इमामों को तनख्वाह देने की बात उसके दायरे में आती है, या मुसलमानों के सोशल और तालीमी और समाजी और इक़्तिसादी अपलिफ्टमेंट का दायरा उसमें शामिल होता है? ये एक बात समझने की है। लेकिन इस तरह से इमामों को एक जगह इकट्ठा कर करके और वहाँ ये अनाउंस करना कि हम तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और तुम्हें हम ऑब्लाइज कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुसलमानों को कोई फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मुसलमान इस हैसियत के हैं कि वो अपनी मस्जिद के इमामों को तनख्वाहें दे सकते हैं। जहाँ वो नमाज़ पढ़ते हैं और जो नमाजी हैं वो इतनी सलाहियत रखते हैं कि मस्जिदों के इमामों को तनख्वाहें दें। तो मैं आपसे और बात करूंगा सर। तो आम आदमी पार्टी भी वही पॉलिटिकल स्टंट करने लगी जो बाकी सियासी जमातें करती थी, जबकि आम आदमी पार्टी अपने आप को दूसरों से अलग होने का दावा करती थी, एक मूवमेंट बताती थी और कुछ अलग शफाफियत की, पारदर्शिता की बात करती थी, जिसके चलते दिल्ली में लोगों ने उनको भारी साथ दिया है। लेकिन जिस तरह का जो इल्जाम फिर बीजेपी लगाती है, तुष्टीकरण, जी हाँ, वो अगर करने की कोशिश की जा रही है तो ये सीधी वोटों की सियासत है। मैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब के पास जाऊंगा। ख्वाजा साहब, ये जरूर आपसे जानेंगे, वक्फ बोर्ड की जमीन पर सरकारी एजेंसियों का भी कब्जा है, नेताओं के चहेतों का भी कब्जा है, पिछली सरकारों में भी हुआ है और इस सरकार ने भी बहुत ज्यादा उसके लिए कुछ किया नहीं, और उसके बाद अब इस तरह के पासे कैसे देखेंगे आप? वाकई तुष्टीकरण है जो यासिर जिलानी साहब और उनकी पार्टी इल्जाम लगाती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें और हमारे नाजरीन को ये समझने की ज़रूरत है कि वक्फ इमलाक का सही इस्तेमाल
ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का बुनियादी मसला है, जिससे उनकी समाजी ज़िंदगी का बरह रास्त ताल्लुक़ है, उनकी तालीमी तरक्की का बरह रास्त ताल्लुक़ है, और इसके अलावा जो हमारे मुस्तहिकीन तबका है मुस्लिम समाज का, उसकी भी वागुजारी का एक मसला इसके साथ जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने 19 सितंबर 2017 को ये बताया कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए की मिल्कियत है वक्फ की, जो कि पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, और रकबे के एतबार से तकरीबन 6 लाख एकड़ ये ज़मीन बनती है। जहाँ तक दिल्ली का ताल्लुक है, दिल्ली में 2000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जिनका जो बराह रास्त वक्फ की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। जी, अभी जो है यासीन साहब ने आपके सामने एक बात रखी कि 990 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जिन पर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं बाकायदा, और उनका इवैक्यूएशन होना चाहिए 1995 के वक्फ एक्ट के मुताबिक, और जो बाद में 2013 के अंदर फिर उसमें मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स किए गए, उसके मुताबिक ट्राइब्यूनल का जो फैसला होता है वो ट्राइब्यूनल का फैसला कतई फैसला होता है, और पुलिस एक्शन के थ्रू उस जगह को आप खाली करा सकते हैं। अच्छा, अब आइए जो काम इस वक्त आप पार्टी ने किया है। देखिए, वक्फ के हवाले से किसी का भी दामन साफ नहीं है। दिल्ली के अंदर, अब मैं दिल्ली की बात करना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर तमाम सियासी जमातें जो है वो इख्तिदार में नहीं है। कांग्रेस भी तवील अरसे तक रही है, बीजेपी भी रही है, आज आप पार्टी भी है, तो इस सबको मौका मिला है। वक्फ इमलाक के हवाले से किसी ने भी कोई बुनियादी इंसाफ किया हो या वागुजारी का कोई बुनियादी काम किया हो, अहम बात ये काम हुआ नहीं। ये काम हुआ नहीं, मतलब फिर भी मायूसी है, हम इसको साफ तौर पर कह सकते हैं कि इसलिए मैं बहुत बड़ा काम तो हुआ नहीं आम आदमी पार्टी के। मैं सर आपके पास आऊंगा इस पर बात करने के लिए, 2 मिनट का वक्त था, अभी मैं आऊंगा आपके पास। मैं अपने साथ शाहिद अली साहब को भी जोड़ रहा हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे हम बात करेंगे। उनकी बाइट भी अभी आपने सुनी थी। शाहिद अली साहब, करीब आप ही बता रहे थे कि दिल्ली वक्फ बोर्ड मौजूदा दौर में 350 से ज्यादा मुकदमे लड़ रहा है। पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार में क्या कोई फर्क आया क्या कामकाज के तौर तरीके में, और जो हमारे दावे थे, जो हमारी जरूरतें थी, जो हमारी कौम के लिए बेहतर हो सकता था, वह उसका कुछ हिस्सा हुआ भी या नहीं, या सिर्फ पिछली सरकारों की तरह, जैसे कि इफ्तिखार साहब बोल रहे हैं, तमाम लोग इसी तरह से चलाते हैं और यही चलता रहेगा? अफसोस की बात यही है कि कोई सी भी सरकार आ जाए, वक्फ के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहते हैं, बल्कि मैं ये कहूं कि वक्फ को लूटने खसोटने में लग जाते हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे पास एविडेंसेस हैं। आपकी सरकार भी यही कर रही है, आप पार्टी की सरकार भी, पहली सरकारों ने भी यही किया। आपकी सरकार के खिलाफ मैं इसलिए ज्यादा कहूंगा कि 2015 में मैंने खुद ये 990 प्रॉपर्टी की जो बात कर रहे हैं, इनके एग्जीक्यूशन के लिए, इनके वैकेशन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में रिट हमारी पेंडिंग है 2015 से, और 2015 के बाद में तकरीबन 15 से 20 बार आप पार्टी की सरकार को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने, खुद चीफ जस्टिस साहब ने खूब डांट भी लगाई है, फटकार भी लगाई है, और डिविजनल कमिश्नर को भी बुलाया है, रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी बुलाया है। इतनी सारी चीजों के बावजूद, और तकरीबन 2015 से हम 2019 में खड़े हुए हैं, तकरीबन 4 साल 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में 990 में से सिर्फ आप पार्टी की सरकार 8 प्रॉपर्टियां आजाद करवा सकी है, सिर्फ 8 प्रॉपर्टियां। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? दूसरी बात हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, लाल मस्जिद कब्रिस्तान कब्जा करवा दिया गया, तिकोना कब्रिस्तान कब्जा करवा दिया गया, उत्तम नगर में जहां पे कि कब्रिस्तान बहुत जमाने से चल रहा था, वो कब्रिस्तान बंद करवा दिया गया। खुद माइनॉरिटी कमीशन जो कि दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार के माइनॉरिटी कमीशन की खुद की रिपोर्ट है कि 750 में से 450 कब्रिस्तान गायब हो चुके हैं। वो गायब के जमीन निकल गई है आसमान। ये सरकार भी अगर इस तरह की बातें करेगी कि गायब हो गए हैं, तो फिर मामला क्या रह जाता है? हमारे पास तमाम तरह के एविडेंसेस मौजूद हैं, सारी चीजें। तिगड़ी जो एक जगह है, तिगड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं, और उस ऑर्डर के बाद अभी नई प्याल हम लेके आ रहे हैं, तमाम इनका उजागर करेंगे हम। जो एक बहुत बड़ा वाला भ्रष्टाचार, मेरे ख्याल हजारों करोड़ रुपए का वक्फ प्रॉपर्टी में जो इन लोगों ने गड़बड़ की है, जो पैसे का मामला है,
वो आऊंगा जल्दी शायद हम साहब, लेके आएंगे। आऊंगा आपके पास। तो ये और भी जो बहुत बात सारी है तफसीलात ना, आपसे तमाम जानेंगे। पार्टियों की तरह, कब्रिस्तानों का गायब हो तमाम जाना, ये पार्टियों की बहुत तरह बड़ा आप पार्टी सवाल ऐसा है। और कर रही सरकार है। जब ये खुद बात कर रही है कि कई कब्रिस्तान गायब हो गए और उसका रिकॉर्ड उनके पास नहीं, तो फिर सरकार क्या कर रही है, उससे जुड़े लोग क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कौम जानना चाहेगी, समझना चाहेगी। बदहाल बोर्ड, बदनीयत हुकूमत, बड़ा सवाल वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बड़े वादे किए थे, बड़े दावे किए थे, और अभी भी वो बड़ी बातें करते हैं कि मुंबई में वक्फ प्रॉपर्टी पर जिनका घर बना हुआ है उसके घर को तोड़वा देंगे। लेकिन दिल्ली में क्या किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अब ये सवाल बार बार किया जा रहा है। एक बार फिर मैं शोएब का रुख करूंगा, हमारे रिपोर्टर शोएब। इमामों की तनख्वाह के हवाले से बात हुई थी, बाकायदा ऐलान किया गया कि हम इमामों की तनख्वाह बढ़ाने जा रहे हैं। कैसे मैनेज होगा, वो पैसा कहां से आएगा, उसका क्या तरीकाकार होगा, या आपने पूछा किसी से या कोई वहां पर बता पाया? बिल्कुल इमरान, हमारी बात हुई, हमने पूछने की कोशिश की कि दरअसल पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वक्फ बोर्ड सैलरी देता है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड की जो मस्जिदें हैं उन्हीं इमामों को देता था अब तक हमने ये देखा। लेकिन पहली बार ये ऐलान कर दिया गया कि जो वक्फ बोर्ड की मस्जिदें नहीं भी हैं और दूसरे मोहल्लों में है, दूसरी जगहों पर है, ऐसी मस्जिदों की तादाद खुद वक्फ बोर्ड बताता है कि 1500 से लेकर 2000 तक है। उनमें मुअज्जिन को 12,000 रुपये और इमाम को 14,000 रुपये देने का ऐलान किया गया। तो एक तरीके से लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि इतना बड़ा एक आप देखें अगर इन तमाम चीज़ों को और इनकी जो तनख्वाह का ऐलान किया गया है उनको आप गुणा करें तो तकरीबन 50-60 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट सालाना बैठता है अगर आप हिसाब जोड़े। तो सवाल यह है कि कहां से पैसा आएगा, क्या दिल्ली सरकार इस मामले में आगे आकर बजट का कुछ ऐलान करने वाली है वक्फ बोर्ड के लिए अलग से, या वक्फ बोर्ड की जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा या बढ़ा देंगे एक तरीके से जो बोर्ड के सदस्य या चेयरमैन हैं कि तमाम जो तनख्वाह देने का ऐलान किया गया है वो आसानी से। वो तो ये दावा कर भी रहे हैं ना कि वक्फ की इनकम बढ़ी है, किराए बहुत अच्छे आ रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं, हमने वो किराए भी वसूलने शुरू कर दी जो पहले बहुत कम थे, अब ज्यादा मिल रहे हैं या पहले मिलते नहीं थे। देखिए इमरान, किराया बढ़ा है और किराया वसूला आगे जा रहा है, ये बात सही है, लेकिन क्या वो इस हद तक वसूला जा रहा है, क्या इनकम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो एक साल में 50 से 60 करोड़ रुपए तक की आमदनी कर देगी? अगर आप खुद देखें कि चेयरमैन ये कहते हैं कि 1.25 करोड़ के करीब अभी महीने में अगर वो किराया या आमदनी हुई है दिल्ली वक्फ बोर्ड की, तो फिर 50-60 जो करोड़ रुपए हैं वो कहाँ से आएंगे? तो ये सवाल लोग अब करने लगे हैं। हालांकि हमें फरवरी का इंतजार करना चाहिए। फरवरी ये कहा है कि फरवरी में वो तनख्वाह दे देंगे, तो फरवरी का इंतजार अब सबको रहेगा कि क्या फरवरी में इमामों की और मुअज्जिन की जो ऐलान किया गया है वक्फ बोर्ड के जरिए, दिल्ली हुकूमत के जरिए, क्या उस तरह से सैलरी आती है क्या, और आती है तो फिर वो कंटिन्यूटी उसमें बनी रहती है या फिर वो रुक जाएगी? इन तमाम चीजों पर निगाहें बनी रहेगी। ठीक है, सैयद यासिर जिलानी साहब, आपने अपने उस वक्त अपने बयान में साफ तौर पर कहा इसके बाद कि घोर तुष्टीकरण है, घोर तुष्टीकरण आपने लफ्ज का इस्तेमाल किया। ये कि क्या इमामों की सैलरी बढ़ाना या उसकी कोशिश करना या इसका ऐलान करना आपको तुष्टीकरण लग रहा है? किस एंगल से? वो कह रहे हैं ना हम इंतजाम करेंगे, उनके पास होगा बजट, वो 100 करोड़ रुपए का करेंगे, उससे आपको तुष्टीकरण क्यों लग रहा है? दिल्ली वो वक्फ बोर्ड से तो निकालेंगे ना पैसा, उसी प्रॉपर्टी से तो निकालेंगे। इमरान साहब, दिल्ली वक्फ बोर्ड को जो लोग जानते हैं उन्हें इस सच्चाई से वो रूबरू हैं कि ये नहीं कर सकते। इन्होंने सिर्फ क्योंकि इलेक्शन का वक्त है, मुसलमानों को रिझाना था, इसलिए वहां से बैठ के अब मैं उनका स्वागत करता, ये जो इमाम और इसकी सैलरी बढ़ाई गई है मैं उनका खैर मकदम जरूर करता, लेकिन क्या दिल्ली में दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते? गुरुकुल चल रहा है, 45 गुरुकुल है, उसके पैसे क्या, उसके पैसे देने के लिए उनके टीचरों के लिए कभी सोचा? क्रिश्चियन के भी कुछ कॉन्वेंट चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसके लिए कभी केजरीवाल साहब ने सोचा? या वो हिंदुस्तानी नहीं है? तो ये जो देखिए ये सारा का सारा जो खेल है ना, और मैं जो मौजूदा वहां के कर्ता धर्ता हैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिन नेताओं के पास वक्फ की प्रॉपर्टी अभी जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उनकी हिम्मत है कि उसे वो खाली करा सकते हैं? सिर्फ देखिए वहां एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल है। वहां पे ये जो पैसे की आमदनी हो रही है वो एडवर्टीजमेंट बोर्ड के ऊपर जो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उन सारे भ्रष्टाचार को दबाने के लिए मुसलमानों को हथियार बना के सामने पेश किया गया। अभी आपके रिपोर्टर शोएब भाई ने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात को रखी कि वो 50-60 करोड़ रुपया क्या अपने किसी राजस्व से निकाल के, या कोई फंड ऐसा केजरीवाल साहब के पास है? केजरीवाल साहब के पास तो इतना भी फंड नहीं है कि वो ईस्ट एमसीडी के कर्मचारियों को पैसा दे पाए।
बार बार रोते हैं, बार बार वहां लोग एहतजाज करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, काम नहीं होता है। लेकिन आपको मुसलमानों के प्रति एकदम से दया आ गई, आपको लगा। और सबसे कमाल की बात है, जो 3000 उन्होंने एक्स्ट्रा, जो रजिस्टर्ड मस्जिद नहीं है उसके लिए, अच्छा जो मदरसे चल रहे हैं, अगर आप इतना दरिया दिली अगर आप दिखा रहे थे तो कम से कम मदरसों के बारे में भी सोचा होता। तो टेक्निकल बहुत सारी चीजें इसमें बहुत खामियां हैं। और सिर्फ जो मैं बार बार कह रहा हूं कि घोर तुष्टीकरण का जो मामला है, क्योंकि उनको लग रहा है जो रिपोर्ट आई है, जो सर्वे आ रहे हैं उसमें यहाँ की जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पिछली बार उनका रिजल्ट था, इस बार भी सेम रिजल्ट है, 7-0 यहाँ पे उनका रिजल्ट रहेगा। ये सारी चीजें अपने मद्देनजर रखते हुए केजरीवाल साहब की ये बहुत बड़ी चाल है। मेरी मुसलमानों से अपील है कि कम से कम वो इस बार उनके चक्कर में ना पड़े। ठीक है, मैं आपसे और समझने की कोशिश करूंगा ख्वाजा साहब, इमामों की तनख्वाह के हवाले से अगर हम बात करें, इमामों की तनख्वाह के लिए भी एक प्रॉपर बजट होना पड़ता है, क्योंकि तादाद मस्जिदों, हम दिल्ली के हवाले से बात करें, जो बात निकल कर आ रही है, शोएब कह रहे हैं 50-60 करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा। यासिर साहब ने 100 करोड़ के आसपास बताया। कैसे उस बजट को दिल्ली सरकार कर पाएगी, ला पाएगी? ये सिर्फ हवाई वादा है, आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, दो चीजें जिनका जिक्र मैं करना जरूरी समझता हूँ। एक चीज तो ये है कि जो वक्फ इमलाक, जो 990 प्रॉपर्टीज की बात बराबर हो रही है, एक बात ये समझ लीजिए कि दिल्ली जो सरकार है, पुलिस उसके मातहत नहीं है जी, और दिल्ली के अंदर वागुजारी के लिए पुलिस एक्शंस चाहिए। जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर और हुकूमत वक्त, जो किसी की भी हुकूमत हो, हुकूमत वक्त के माबैन आपस में कोऑपरेशन नहीं होगा और दोनों एक जगह पे नहीं होंगे, एक मौक़िफ़ पर नहीं होंगे, तब तक इसके अंदर कामयाबी मुमकिन नहीं है। एक बात। अब आपने जो सवाल उठाया, तनख्वाह का सवाल है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, थोड़ी तफसील ज़रूरी है इसमें। देखिए, 1993 मई में जी, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया उस मुकदमे के नतीजे में, जो कि मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह ने 1991 में सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर किया था। जो पटिशन ये था कि अइम्मा मसाजिद जो हैं उनको भी रेम्यूनरेशन का और सैलरी का हक है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 93 में ये फैसला दिया कि हाँ, अइम्मा मसाजिद का ये हक है। और इस फैसले का ताल्लुक जो है अइम्मा मसाजिद से है। इसमें जो है, जो गुरुकुल की बात अभी यासीन ने की है, या इसके अलावा जो क्रिश्चियंस की बात की है, उसका इतलाक इस मामले पे नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को ये हिदायत दी, डायरेक्शन मौजूद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जरिए पंजाब और हरियाणा और हिमाचल में जो स्कीम उस वक्त लागू थी 93 के अंदर, उसको बुनियाद बनाकर तमाम हिंदुस्तान के अइम्मा मसाजिद के लिए तनख्वाहों का माकूल निज़ाम करे। इस हवाले से उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे नरसिम्हा राव, उन्होंने स्पेशल 300 करोड़ रुपए की ग्रांट का बाकायदा ऐलान किया था, जिसकी कटिंग आज मेरे पास अभी भी मौजूद है। यानी ये आप समझिए, ये अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया 16 जून 1995 का, और जिस पर उलमा ने भी उसको अप्रूवल दिया था, और बाद में गालिबा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ लोगों की तरफ से एतराज़ात हुए और फिर वो चीज़ अमल में नहीं आ सकी। नंबर 2, अदालत के फैसले का को अमली जामा पहनाना सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। ये बात वहाँ भी अभी तक अटकी हुई है, वहाँ पर निभाई नहीं गई। ये जिम्मेदारी तमाम रियासतों की भी है, वहाँ पर भी इसका इतलाक आज तक निफाज नहीं हो सका। हम बार बार ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाएगा। 93 से आप लगाइए, आज 25 बरस गुजर चुके, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर फरीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर फरीक है, तमाम स्टेट वक्फ बोर्ड इसके अंदर फरीक है, खाली दिल्ली की सरकारी फरीक नहीं है, सब पर यह लागू होता है। लिहाजा अगर तनख्वाहों के बढ़ाने की कोई बात की गई है तो वो कानून के दायरे के अंदर है, अदालत के फैसले के मुताबिक है। ये अलग बात है कि अदालत का पूरे फैसले के मुताबिक तनख्वाह नहीं की जा रही है। आज 18,000 रुपए की बात हो रही है। अब जो बात है तुष्टीकरण की, जो बात की है भाई, तो इस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हिंदुस्तान में कोई भी सियासी जमात मुझे ऐसी नहीं दिखती जिसने कोई ना कोई तुष्टीकरण का फार्मूला जो है, मासूम मुरादाबादी साहब बिल्कुल हक बात कह रहे थे कि कोई भी आपको जमात ऐसी नहीं मिलेगी। बस फर्क इतना है कि फरीक बदल जाएगा, और जो बस इसके अलावा और कोई बात नहीं। पहले जो मुद्दा था हमारा, उस पर भी हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को इसमें शिरकत करने के लिए, उस प्रोग्राम को आपको देखने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।